नमस्कार। शंखनाद न्यूज चैनल के विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं सुनील कुहीकर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है रामपाल जाट जी। रामपाल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर देश भर में आपका प्रवास रहता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए जो आपके प्रयास है वो चलते हैं। तो सबसे पहले ये किसान महापंचायत जो है इसके बारे में कुछ बताइए। सुनील कोईकर जी, पहले तो आपको, आपके चैनल को जी और सभी आपके स्टाफ को जी मेरी ओर से, किसानों की ओर से बहुत बहुत राम राम। कोईकर जी, किसान महापंचायत एक दर्द में से शुरू हुआ संगठन है। वर्ष 2010 उस समय राजस्थान में मूंग जो बिक रहा था बाजार में, किसानों को उसका दाम मिल रहा था 1800 रुपए 1 क्विंटल का। उस समय भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य वो था 3670 रुपए, यानी आधे दाम भी नहीं मिल रहे थे। किसानों की आंखों में खून के आंसू थे, दुखी था किसान। और उस दुख की आवाज आई मेरे पास, रामपाल जी आप तो किसानों के लिए काम करते हो, किसान मर रहा है, आप चुप हो। हम जानते हैं आपके बोलने से कुछ हो जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन आप हमारे प्रवक्ता तो बन जाओ। हमें ये तो लगे कोई हमारी बात करने वाला है। सरकार माने नहीं माने ये आपके हाथ की बात नहीं है, बोलना तो आपका हाथ में, बोलो तो है हमारे लिए। सुनील कोईकर जी, उस दिन मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानता नहीं था, जबकि मैं किसान संगठन में काम कर रहा था 1980 से। तो 17 वर्ष तक मैं खुद ही अनभिज्ञ रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। फिर मैंने उससे एमएसपी के डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए, मार्केट में उसके दाम पूछे। तो जब उसको दोनों में जानकारी तो वो सच निकली बात, सच निकली तो मैंने घर छोड़ा और मैं अपने घर से निकल गया। और तब से मैंने किसानों के बीच में ये शुरू किया कि भाई एमएसपी पे सरकार खरीद शुरू करो। तो बात तो की थी मूंग से, लेकिन जब हम आगे चलते गए राजस्थान में अनेक जिलों में, तो एक जिले में गए तो उन्होंने कहा साहब आप मूंग तो बोल रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बाजरा भी तो एमएसपी से 200 रुपए कम बिक रहा है, बाजरा की बोलो ना साहब। तो हम बाजरा बोल देंगे, चलो भाई मूंग से बाजरा भी खरीदे सरकार। फिर हम एक गए जिसको कहते हैं मेवा, उस इलाके में राजस्थान के, वहां कहा जी हमारा तो बाजरा होता ही नहीं है, हमारा तो मक्का होती है, और मक्का भी हमारे 200-300 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम में हमको बेचनी पड़ रही है, तो हमारे लिए एमएसपी किस काम का, इसकी बोलो साहब। तो उसकी बोलने लगे। आगे गए तो उड़द की बात आ गई, है ना, कहीं गेहूं की बात आ गई, कहीं चने की बात आ गई, तो ये जो है कहीं सरसों की बात आ गई। तो मुझे लगा कि तो सब जगह जहां हाथ रखो वहीं गड़बड़ है। तो हमने शुरू किया 2010 में, पूरे राजस्थान के किसानों को बुलाया एक जगह और सबसे पूछा कि इसका समाधान क्या। तो कहा साहब इसमें खरीद हो जाए तो जितना भी न्यूनतम समर्थन घोषित किया है मूल्य सरकार ने, एमएसपी घोषित किया है, उस पर खरीद हो जाए तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तो हमारी बात समझ में आई। तो हमने मांग की उस समय कि प्रत्येक जीएसएस, ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो आपके मध्य प्रदेश में भी है, जिसको आप प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समिति कहते हैं, तो उसको आप खरीद केंद्र बनाओ। उसमें राजस्थान में संख्या थी 5231। तो हमने कहा 5231 ग्राम सेवा सहकारी समिति को खरीद केंद्र बनाओ और स्थायी बनाओ, इससे खरीद तो हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में हमने इसका अभियान चलाया, कोई विधानसभा छोड़ी नहीं। हर विधानसभा कम से कम 5 गांव में गए, हर संभाग में डिविजनल स्तर उसमें हमने किसान महापंचायत की, फिर राज्य स्तर पर की। सरकार सुनने को तैयार ही नहीं थी।
हमने कहा कि चलो अब सरकार ने अपना सत्र शुरू कर दिया विधानसभा का, तो जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा तब तक किसान धरना देंगे। अच्छा। वो भी लगभग 1 महीने तक चला, और 1 महीने के बाद में जब हमारी बड़ी संख्या थी तो सरकार ने गिरफ्तार किया और शाम को छोड़ा। तो हमने कहा कि चलो सरकार ने छोड़ दी, कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे। तो फिर हमने 13-14 में फिर लड़ाई लड़ी, 15 में फिर लड़ाई लड़ी, और 15 में भाजपा का जब राज आया राजस्थान में 13 में, तो उनसे हमने कहा कि आप तो शुरू करो, आपने तो बात पहले हाँ की थी और आपने अपने जो है ना चुनावी घोषणा पत्र उसमें लिखी है, तो आप जब इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख रहे हो तो आप इसकी कंप्लाई करो। उनका नहीं, अभी देखेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे। तो हमने अपना शंखनाद किया, जो आपका नाम है चैनल का, तो वही शंखनाद हमने शुरू किया। तो 2015 में हमने शंखनाद किया, तो हमको जो सरकार ने कहा कि भाई ये आपका स्थान रहेगा आपके प्रोटेस्ट का, उसको उन्होंने लिखित में ऑर्डर दिया और शाम को उसको विड्रॉ कर लिया 6 घंटे बाद। दूसरे दिन हम गए तो कभी आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ तो हमने धारा 144 लगा थी। तो उनका हम धारा 144 को तोड़ रहे हैं, लगा तो तब तोड़ेंगे। उन्होंने गिरफ्तार किया, 8-9 बजे तक रात वो वारंट नहीं करते रहे, जमानत दे दो, मुचल के दे दो, हस्ताक्षर कर दे दो, बॉन्ड दे दो। हम तो कुछ भी नहीं देंगे, हम तो कल फिर आएंगे। दे क्यों दे? तो उन्होंने कोई रात के 10 बजे हमको छोड़ा, तो चलो अभी तो जाओ। हम दूसरे दिन आ गए, यही करते रहे तो सरकार को लगा कि तो लगातार चलेगा। तो एक दिन बाकी सबको तो छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ा। अच्छा। मुझे ले गए मजिस्ट्रेट के पास कि साहब बार बार शांति भंग करते हैं और धारा 144 से तोड़ी है और बिना परमिशन के धरना भी दिया है। तो मजिस्ट्रेट ने जब लिखते मुझे नोटिस दिया तो उसको उत्तर लिखा, हाँ ये सही है, मैंने धारा 144 तोड़ी, हमने बिना अनुमति प्रोटेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और तीसरा कहा हमने नारे लगाए, और फिर हमारी तरफ से कहा कि इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है जो मैंने किया है, कोई बिना जानकारी के नहीं किया कि मैं कर सकता हूँ ये। तो 5:30 बजे जेल भेज दिया मजिस्ट्रेट ने। अच्छा। पहले तो समझाते रहे इसको विड्रॉ कर लो, आप लिखित को, आपने जो रिटर्न दिया मैं तो विड्रॉ नहीं करता, तो जेल भेजना पड़ेगा, भेज दो। जेल भेज दिया। उसको मैंने हायर कोर्ट में चैलेंज किया। 8 दिन बाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उनका रामपाल जाट सही थे, सरकार ने इन पर गलत केस बनाया, ये धारा 144 तोड़ सकते हैं, ये बिना परमिशन का धरना दे सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इनका संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई भी सरकार कर्टन नहीं कर सकती। इनको विदाउट बेल बॉन्ड तत्काल रिलीज किया जाए। तो हमें रात के 8:30 बजे छोड़ा, दिन में तो छोड़ा नहीं, लोग आ गए वहां और छोड़ा, तो दूसरे दिन हम धरने पे चले गए। तो आपके मीडिया वालों ने लिखा कि जेल में से छूटते फिर धरने पर, तो हमारा प्रोटेस्ट चलता रहा। और जब पूरा 30 दिन से ज्यादा समय हो गया, जब विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया, फिर हमने 100 दिन की यात्रा शुरू की राजस्थान में। तो 100 दिन तक चले हम, 591 गांव, 6 लोकसभा और 23 विधानसभा क्षेत्रों में गए निरंतर। मैं हम चलो, तुम नहीं सुनते तो पब्लिक कोर्ट में जाएंगे, सरकार नहीं सुनते कहां जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे। और वो चलते 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 हमारा आंदोलन 2015 से इस यात्रा के बाद ये हो गया राष्ट्रीय स्तर का, जब हमने पूरे देश के संगठनों को जोड़ना शुरू किया। अच्छा। जितने भी किसान संगठन, हमने कहा भाई तुम मुद्दे बहुत है, अपने मुद्दों की कमी नहीं, जहां हाथ रोको वहीं मुद्दा है, लेकिन हम ऐसा करें कुछ मुद्दे जीत ले एक दो। तो हमने उनसे कहा कि 2 मुद्दे चुन लो, एक ऋण मुक्ति, एक फसल को दाम। तो हमने नारा दिया, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। और हमने कहा किसानों की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है। इस तरह से हम चले तो अपने ट्रैक्टर कूच किया राजस्थान से, हमको रोका शाहजहांपुर बॉर्डर, 2016 की बात है। रोका तो समय दिसंबर का महीना था, शाम हो गई, रात हो गई, और
तो कहाँ से आते, तो कब कभी लगे सबको लोगों को, और सारी रात जगे, आग जलाकर हमने पूरी रात निकाली। इंटेलिजेंस वही थी। सुबह 9 बजे दिल्ली से अधिकारी आ गए, उनका आप चलो कृषि मंत्री जी से आपका शिष्टमंडल मिल लेगा, कृषि मंत्री ने आपको बुलाया। उनका हम तो नहीं जाते जी। क्यों नहीं जाओ, आपको नाराजगी है कृषि मंत्री से, तो गृह मंत्री के पास ले चले, वित्त मंत्री के पास ले चले, जिस मंत्री का आप नाम कहो उसी के पास आपका शिष्टमंडल ले चले। हमने कहा इनके किसी भी मंत्री के पास हमको जाना ही नहीं, हमारी वार्ता होगी तो प्रधानमंत्री स्तरीय होगी और नहीं होगी। उनका ये तो हमारा हाथ की बात नहीं है, हम वापिस जा रहे हैं, वो वापिस चले गए। पुलिस हमको, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस बॉर्डर पर दोनों घेरना शुरू कर दिया। तो हम सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हमको घेरे रखा। उनका हम आपको गिरफ्तार करें। उनका नहीं, आपके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी हाईकमान की, तो परमिशन ले लो, यू विल सी परमिशन। तो वो परमिशन है 4:30 बजे, उनका आपकी अरेस्टिंग की परमिशन आ गई, तो कर लो अरेस्ट। अब कभी कभी घटनाएं जो घटती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, कोई और भी शक्ति है जिसके हाथ में होती है। इतने में 5 अधिकारी आए दिल्ली से, उनका आपकी वार्ता प्रधानमंत्री स्तर की होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये तो हम ही समझते नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनका प्रतिनिधि बैठ जाएगा। तो हमको दिल्ली ले गए शाम को 7 बजे, और दिल्ली ले जाकर रात 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक वार्ता हुई हमारी, 1 घंटे 31 मिनट। और उसमें सब बिंदुओं पर सहमति। बिंदु ये थे कि किसानों की फसल का दाम देंगे, बिंदु ये थे कि किसानों के खेत को पानी देंगे। तो बिंदु ऐसे थे जिनके लिए हमको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी थी भारत सरकार के स्टेट की, तो वो तो अपने आप ही करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उस वार्ता में उनका अगली आपकी मीटिंग प्रधानमंत्री से होगी, ठीक है, हमने विड्रॉ कर लिया, वापस आ गए। तो प्रधानमंत्री जी तो किसी से मिलते नहीं किसानों से, वो तो किसानों का उनका कोई ताल्लुक नहीं बेचारों का, वो तो जो मिलते हैं तो ऐसे लोगों से मिलते हैं, अडानी है, अंबानी है, ऐसे कोई बड़े आदमी है, तो उनको किसानों को तो बड़ा मानते नहीं, किसानों को तो छोटा मानते हैं। तो आज तक भी प्रधानमंत्री जी किसानों से मिले नहीं उस वार्ता के उपरांत भी। अब इसको अहंकार कह लो, इसको ये कह लो उनकी व्यस्तता होगी, या ये कह लो उनकी प्राथमिकता अलग है, जो भी कहो, लेकिन ये सच है कि वो मिले नहीं। और हम लगातार तब से देख रहे हैं, प्रयास हमारा जारी है। और अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ राजस्थान से, हम ही आगे थे, हमने शुरू किया शाहजहांपुर, तो हमको 2016 में रोका था, वही पॉइंट था, फिर हमने वही शुरू किया, बहुत पड़ाव डाले रखा। और फिर 93 दिन तक नई दिल्ली जंतर मंतर पर हमने सत्याग्रह करना चाहा, तो प्रतिदिन की गिरफ्तारी रही। और हमने ये जो 3 कानून थे उसको इस आधार पर चुनौती भी दी कि भाई ये जो कानून है ये तो कृषि से संबंधित है, और कृषि पे कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है ही नहीं, संविधान में तो राज्य का काम दिया हुआ है। तो राज्य के अधिकार कानून बनाने के जिस विषय में है उस विषय में केंद्र कैसे कानून बना सकते। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको नोटिस दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने यहाँ मंगा ली, हम सुनेंगे उसको, तो आप सुनो। तो हुआ ऐसा कि हमारी 21 तारीख थी, 18 को विड्रॉ कर लिया। इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ कैसा व्यवहार होता है। हमने उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली इस बात के लिए कि हमको जंतर मंतर पर सत्याग्रह की परमिशन दी थी, और हमने कहा हम 15 से 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, ज्यादा संख्या मत करो, कोरोना है तो कोरोना तक हम कम संख्या में जाएंगे, तो प्रोटेस्ट मारना संभव है। लेकिन न सरकार ने सुनी, और सुप्रीम कोर्ट में आज में हमारी रुत लंबित है जी। और कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स का मामला, तो रात 12 बजे सुनेंगे, तो हमको तो दिन में नहीं सुना, क्या 12 बजे की बात करें। रामपाल जी, एक विषय ऐसा है कि देश हमारा कृषि प्रधान है और किसान ही बधा है, तो कैसा वर्णन करेंगे आप उसका? सुनील जी साहब, आपने एक ही वाक्य में निचोड़ दे दिया, निष्कर्ष दे दिया। अब इसका वर्णन तो कर सकते हैं कि भाई भारत सरकार की दिशा अलग, उसकी दिशा में प्राथमिकता पे किसान नहीं है। इसलिए आज की तारीख में जो किसान पैदा करता है
उसका वह मूल्य भी किसानों को नहीं मिलता जिसे सरकार न्यूनतम के रूप में घोषित करती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो भी किसानों को प्राप्त नहीं होता। अभी चना था, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। चना 5,335 रुपए डिक्लेयर किया एमएसपी, और चना बिका बाजार में 4200 लेकर 4600 रुपए तक, यानी 1 क्विंटल में 1000 का घाटा। और ये स्थिति तो तब है सुनील गोहिकर साहब, जब भारत सरकार संसद में निरंतर ये उत्तर देती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटेड मूल्य है, एमएसपी इन द नेचर ऑफ गारंटेड प्राइस। तो गारंटेड प्राइस है, हमको देने। फिर ये भी कहते हैं किसी भी किसान को अपनी उपज घोषित एमएसपी से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। तो बात तो ऐसी करती है भारत सरकार, और उनका सामने रोज यही होता है। चना बिका, सरसों कम दामों में बिकी। और एक और उल्लेख करना चाहूंगा मैं, गत वर्ष सरसों के दाम थे 8,000 तक, और औसत मूल्य 7,724 रुपए तो भारत सरकार भी मांगती। इस वर्ष 3,000 टूट गए एक क्विंटल पर, धड़ाम से नीचे। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो पहले खाद्य तेल जिसमें 58% पाम ऑयल है, उसमें जो आयात शुल्क था वो 45% था, 5% सुरक्षा शुल्क लगाया हुआ था, कुल 50 था, उसको 0 पर ला दिया मैंने। इसी ढंग से सोयाबीन का देख लो, सोयाबीन का दाम पिछले वर्ष जो था, इस वर्ष उससे 7,000 रुपए कम है। और उसमें भी सोयाबीन में भी जो पहले आयात शुल्क 50% था, अब उसको 5 कर दिया। तो भारत सरकार की आयात निर्यात नीतियां ये किसान को बर्बाद करती है। ये किसान के पक्ष में नहीं है। नाम तो उपभोक्ता के लेते हैं, उपभोक्ता के पक्ष में नहीं है। कि हम तो कह रहे हैं उपभोक्ता को अब सस्ता दो, इसमें तो सहमत है भाई जी, लेकिन उसका भार किसान के कंधे पर रहेगा या सरकार के कंधे पर रहेगा, तय करो। तो उपभोक्ता को सस्ता देने का काम सरकार का है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 बना हुआ है, तो दे उसका अधीन। उसका भार किसान के कंधों पे क्यों भाई? कि हम तो किसानों को कम दाम देकर उनको लाभ पहुंचाएंगे, ऐसे क्यों करते? इसलिए जो थ्योरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, उन्होंने कहा था दाम बांधो, जिसको कहते हैं महंगाई नियंत्रण, उसको उन्होंने दूसरी भाषा में कहा दाम बांधो। उनका दाम कैसे बांधो? पहले जो कृषि उत्पाद है इनके मत बांधो, जो कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री संसाधन है उनके दाम बांधो। उनके दाम भी बांधते नहीं। ये कुल मिला के आ जाते हैं थाली से दाल गायब, टमाटर हुआ लाल, है ना, प्याज ने निकाले आंसू। ये जो है ना सारे हेडिंग, ये किस लिए है? तो ये सरकार की नीयत को प्रकट करते हैं। तो उनकी जो नीयत है वो इस ढंग की है कि किसान जो पैदा करे उसको दाम नहीं मिले, और उपभोक्ता के भले के नाम पर उसको नियंत्रण करो। तो ये जो नियंत्रण है केवल और केवल कृषि उत्पादों पर है, बाकी पे नहीं। आज डीजल हम तो 50 पैसे लीटर खरीदते थे, आज तो 100 रुपए है। पहले 1 क्विंटल बाजरे से 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना हम खरीद लेते थे। आज यदि 10 ग्राम सोना खरीदना तो 30 क्विंटल बाजरा देना पड़ेगा। तो बाजरे का कीमत का अवमूल्यन कितना हुआ उस पर नियंत्रण नहीं करते कि जो तुम्हारी परचेसिंग पावर है बाजरे की वो घट गई, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो इस पर है कि नहीं बाजरा महंगा क्यों हो गया। अरे तो तुम बीज भी देख लो, बाजरे का बीज जब खरीदने जाता है किसान, उसको मिलेगा 750 रुपए 1 किलो का, और बेचने जाएगा तो 1 किलो के रुपए मिलेंगे 13, 14, 15। तो ये जो स्थिति है, इसलिए आपने जो कहा कि भाई किसान बेहाल, तो सरकारी नीतियों से बेहाल है। तो सरकारी नीति आज किसान के पक्ष में नहीं है। जो शासन करता है वे केवल किसान को समझते हैं उपयोग करने की वस्तु
कि इनको उपयोग करो वोटों के लिए, इसलिए बोलते हैं उनके बारे में, करो कुछ मत। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो किसानों के संदर्भ में जो नीतियां है वो बहुत शुरू से ही गलत तरीके से हम चलते आ रहे हैं? सुनील साहब, ये एकदम सही बात आपकी। अब मैं आपकी बात की पुष्टि में एक बात कहता हूं। जब 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसे हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, और जो निकला था, एक कमेटी गठित की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के अध्यक्षता में। उसमें जो कमेटी गठित की के.एल. झा की अध्यक्षता में, उसने क्या कहा, वो बड़ी फैंटास्टिक चीज है। शब्द क्या गजब दिए कि कोई पकड़ नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता कि कृषि का कोई नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन उसमें छुपा हुआ है। वो कहते हैं हमको कच्चे उद्योगों को कच्चा माल सस्ता देना है, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सस्ता देना है, इसलिए हम किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम नहीं दे सकते। इट्स ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पे है। तो किसानों को उचित मूल्य नहीं दे सकते, ये निर्णय मैं भारत सरकार कहता हूं शुरू में। और उसको क्या कहा उन्होंने, ये हमारी संतुलित और समन्वित नीति है, बैलेंस्ड, इसको बैलेंस कहते हैं क्या। तो आप किसान को धक्का मारो और कहा किसान को इतना मूल्य दो कि वो खेती करना छोड़ने दे, खेती से भागने ले, उसको लगा रहने दो, लेकिन कीमत मत दो उसको उत्पाद की। ये जो नीति आप सही कह रहे हो, तब से जो चली है, और तब से ही अब तक आप जो एमएसपी की बात होती है उसका पैरामीटर्स देखो भारत सरकार के, और हम तो ये कहते हैं कि उन पैरामीटर्स पे आप उद्योग जगत के लिए भी अप्लाई कर दो उनको, या उनके पैरामीटर हमको हमारा अप्लाई कर दो, लेकिन वो नहीं करती। उद्योग जगत के उत्पादों के लिए पैरामीटर अलग, कृषि उत्पादों के लिए पैरामीटर अलग। हमारा कह दिया अंतरराष्ट्रीय मूल्य क्या होगा, उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारी ठेकेदारी हमारी है क्या, तुम्हारी नहीं कुछ भी। तो सारे प्रभाव किसान को ही देखना, उसको केंद्र में रखे, तो वो तो मरेगा ही। तो इन्होंने मारने का काम शुरू से किया, और आज भी, अभी मेरे पास पत्र आया 3 दिन पहले भारत सरकार का, उसमें लिखा ही है कि साहब ये जो ना किन किन आधार पर एमएसपी तय करते हैं। और वाह, तुम अब भी उसी नीति पे चल रहे हो 1965 की पे, तो आज भी सुधरे नहीं है। इसलिए कृषि उत्पादों का लाभकारी दाम देने की बात तो सरकार करती है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे तो यह है, जब मूल्य निर्धारण ही गड़बड़ है और फिर खरीद गड़बड़ है। और खरीद में भी आप देखिए, एक आपको और बहुत रोचक चीज बताता हूं सुनील साहब, 22 फसलों की ये न्यू एमएसपी घोषित करते हैं। 22 में से दलहन और तिलहन, इसकी नीति अलग, मोटे अनाजों की नीति अलग, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है ना। इसके लिए वो भारत सरकार ने नीति बना रखी है, जो भी राज्य इनकी खरीद करेगा उसको पीडीएस के लिए कितनी आवश्यकता है उतनी ही खरीद करेगा। तो पीडीएस में तो कोई देता ही नहीं इनको, तो पीडीएस की आवश्यकता नहीं, इसलिए मक्का की खरीद नहीं होती, बाजरे की खरीद नहीं होती, ज्वार की खरीद नहीं होती, अब होने लगे तो वो भी 1%, उससे ज्यादा नहीं, है ना। रागी खरीद नहीं होती। ये जो स्थिति है भारत सरकार की, तो खरीद ही नहीं। और तो एक चीज, दूसरी चीज, दलहन तिलहन के संबंध में 2018 में एक प्रावधान और कर दिया कि कुल उत्पादन में से 75% उत्पादन को हम नहीं खरीदेंगे, यानी 75% दलहन और तिलहन के उत्पाद को इन्होंने एमएसपी की परिधि से बाहर फेंक दिया। हमारा आंदोलन करते करते सुधार जरूर हुआ 31 अगस्त 2022 को, जब उड़द, मसूर और अरहर, तूर, इन 3 के संबंध में इन्होंने ये 25% तक की ही खरीदेंगे, इसको रिलैक्स करके इन्होंने 40 कर दिया। और फिर हमने लड़ाई लड़ी तो उसको 0 कर दिया, उसको हटा दिया, लेकिन मूंग और चने तो आज भी जारी है।
एक मांग सरसों का आज भी जारी है, सोयाबीन आज भी जारी है। एक मांग शुरू से सामने आ रही थी कि जैसे बाकी कोई उद्योग है उनके जो उत्पादन है उसके दाम निर्धारित करने के अधिकार उनको होते हैं, वैसे ही किसानों को उनके उत्पादन का दाम निश्चित करने के अधिकार होने चाहिए। तो ये मांग कहाँ तक सही आपको लगती है? ये 100% ही सही है। उसका कारण जो भी उत्पादक है वही जानता है कि उसका मूल्य कितना होना चाहिए। अब ये अवसर उद्योगों को तो है, क्योंकि उद्योगों को सरकार का सहयोग है, सरकार का संरक्षण है। लेकिन कृषि को न तो सहयोग न संरक्षण है। फिर कृषि इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसका मूल्य निर्धारण ये अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमें एमएसपी की मांग की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्वर्ण काल होगा जब किसान अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करके कहेगा जिसको लेना हो ले। लेकिन किसान का स्वभाव नहीं, एक समस्या है, वो देता नहीं यार, मैंने उत्पाद किया तो मैंने खुद के लिए थोड़ा किया, दूसरे को मिलना चाहिए। उसका दया भाव जो है ना वो भी कहीं न कहीं फैक्टर है, इसलिए उस दया भाव से वो कठोर नहीं बन पाता, इसलिए वो जगत का पालन करता। हाँ बिल्कुल, इसलिए उसको अन्नदाता भी कहते हैं, जगत का पालन करता भी कहते हैं। तो ये जो गुण है किसान के, इस गुण के कारण से किसान उद्योग जगत की तरह निष्ठुर और निर्दयी नहीं हो सकता। ये भी एक फैक्टर है ना, होना चाहिए। लेकिन सरकार उसको सपोर्ट कर दे तो किसान काम कर सकता है। किसान सरकार कह दे आप चिंता मत करो, आप जिनको देना चाहते हो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको सहायता करेंगे। सरकार नहीं करती। यदि ये हो जाए तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। आज माचिस बनाने वाला, कंगा बनाने वाला अपने उत्पाद के दाम तय करता है, और आज किसान की स्थिति ऐसी हो गई कि जो कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और संसाधन है उसका मूल्य निर्धारण करेगा उद्योग जगत। इसलिए यूरिया क्या भाव बिकेगा, डीएपी क्या भाव बिकेगा, बीज क्या भाव बिकेगा, कीटनाशक क्या भाव बिकेगा, ये तो बाजार का अधीन है, हमारा अधीन तो नहीं है। इसलिए जब हम खरीदने जाते हैं इनको तब तो किसान से कहा जाता है तुमको लेना नहीं लेना, यूरिया कट्टा 266 टका मिलेगा, नहीं लेना तो हटो यहां से। और जब किसान अपना उत्पाद बेचने जाता है तो उसे कहा जाता है यही कीमत मिलेगी, देना नहीं देना, नहीं देना तो हट यहां से। तो किसान की लाचारी और बेचारापन इसको दूर करने के लिए जो सरकार की संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो सामान्य इच्छा भी नहीं है। होना तो संकल्प चाहिए, लेकिन संकल्प तो बहुत दूर की बात, सामान्य इच्छा भी नहीं है। इसलिए आज भी किसानों को उनके उत्पाद के दाम नहीं मिलते। हम तो ये कह रहे हैं, एक हमने नारा दिया भी सुनील साहब, खेत को पानी फसल को दाम। तो इसका अर्थ क्या हमने कहा, जिस दिन दोनों चीजें किसानों को मिल जाएगी उस दिन किसान लोन लेने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होगा, उसकी क्षमता ऋण देने की हो जाएगी। और जिस दिन किसान की क्षमता ऋण देने की हो जाएगी फिर विदर्भ में आत्महत्याओं का शोर ये सुनाई नहीं देगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के ललाट पर लगा हुआ किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धुल जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में प्रथम स्थान पर आ जाएगी। कृषि प्रधान देश है, आप कोरोना देख लो, यदि किसी ने बचाया तो कृषि क्षेत्र ने बचाया। जहां की जीडीपी में योगदान प्लस था, धनात्मक था, बाकी तो -23 तक चले गए थे सारे सेक्टर। तो इनके भरोसे कोई नहीं टिक सकता। ऐसे 1991 जब मंदी का युग आया केवल कृषि ने बचाया देश को। तो ये ऐसा क्षेत्र है जिससे ही देश बचेगा। इसलिए भारत, ये कोई कहावत नहीं कि हम कृषि प्रधान है, ये प्रकृति दत्त सच्चाई है। उस सच्चाई को हमारी सरकारें स्वीकार नहीं करती। कृषि प्रधान भारत को व्यापार प्रधान भारत बनाने में पूरी ताकत लगा रही है। इसलिए बात करेगी दिल्ली मुंबई हाईवे कॉरिडोर, अरे भाई बनाओ, इसकी आवश्यकता, लेकिन पहले खेतों में पानी तो पहुंचा। तो प्रायोरिटी किसकी, प्रायोरिटी नहीं करती। तो जो सेक्टर इन पे
आसपास रहता है और जो इनको चुनाव के लिए फंडिंग करता है उसकी सोचते हैं। तो अब किसान तो फंडिंग करता नहीं भाई, वो तो वोट देता है। ये वोट देने वाले की नहीं सोचते, ये तो नोट देने वाले की सोचते हैं, इसलिए नीतियां उसी ढंग से बनती है। एक बात कृषि कानून की है। कृषि कानून में ऐसा क्या प्रावधान है कि जिसकी वजह से आप उसको विरोध करते हैं? कौन सी बातें नुकसानदेह है किसानों के लिए? भारत सरकार ने उन कृषि कानूनों के संबंध में जो प्लस पॉइंट बताए, हमने उनकी खुली डिबेट की और वो भी भारत सरकार के कृषि मंत्री से 2.5 घंटे हम बैठे और हमने कहा जी आप एक काम करो, आप तीनों कृषि कानून को रहने दो यथावत, एमएसपी जोड़ दो इसमें तीनों में, तो एमएसपी ले आओ इसमें, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो इसलिए हर कानून में कुछ अच्छाई भी होती होगी, कुछ बुराई भी होती है, फिर कुल मिला के जो उनका परिणाम था वो कॉर्पोरेट सेक्टर उनके पक्ष के लिए कानून थे। वो कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। अरे किसान जो अपना खरबूजा बेचने गया ना जयपुर से जोधपुर में एक ही प्रांत में, वो ट्रक का भाड़ा नहीं मिला उसको, वो ट्रक वाले को छोड़कर चला गया। और आज भी स्थिति ऐसी है। तो किसान जब जाता है बेचने के लिए, उसको दाम नहीं मिलता तो या तो कम दामों में बेच का आओ या वापस लेके आओ, कौन जिम्मेदार है उसका? इसलिए जिम्मेदार लेने कोई तैयार नहीं। और हम तो कहते हैं हर 5 किलोमीटर में बाजार होना चाहिए ना, मंडी, वो तो सरकार नहीं कर रही। तो जो सरकार को करना चाहिए था, और आज हमने कहा मंडी क्षेत्र में तो मोल बोल तीनों में किसान पिटता है, इसको ठीक करो। तो हमने तो कहा भाई शरीर पे जो फोड़ा हो गया इसको ऑपरेट करो, उनका हम शरीर को हटा देते हैं। अरे ये कोई तरीका है क्या? इसलिए भाई विकृति को ठीक करो, शरीर को तो रहने दो। तो हमने जो बात कही वो लॉजिकली कही और उस पर सरकार निरुत्तर थी वास्तव में। इसलिए हमने कानून के बारे में भी मैंने तो पुस्तक लिखी और पुस्तक लिखने के बाद में संघर्ष किया, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। दूसरी बात चेतावनी दी कि यदि आपने नहीं काम किया 21 जुलाई को 2020 को तो देश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने फिर बुलाया, वार्ता की कृषि मंत्री ने, और 2.5 घंटे की वार्ता में हमने जब कहा 17 सितंबर की बात है, तो आंदोलन हुआ तो नवंबर से, तो 17 सितंबर को आंदोलन से 2 महीने पहले हमारी वार्ता हुई और हमने सब बातें कृषि मंत्री जी को कही। और उसके बाद में भी ढाक के 3 पार छाप थी, स्थिति वही बनी रही 2 महीने बाद में। तो ये पहले से ही पूर्वाग्रह दुराग्रह लेकर बैठते हैं, इसलिए ये खुले मन से चर्चा नहीं करते। ये तो इसलिए चर्चा करते हैं कि दुनिया को लगना चाहिए कि हम किसानों से वार्ता कर रहे हैं। किसानों का भला करने के लिए, देश की समृद्धि के लिए ये विचार नहीं करते। आज भी ये देश की समृद्धि उन क्षेत्रों में देख रहे हैं जिनसे कभी समृद्धि संभव नहीं। इसलिए इस देश की समृद्धि का रास्ता तो खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, अन्य जगह से नहीं। ये अन्य जगह ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहो। इसलिए ये तो जो अमेरिका है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो जैसे गाइड करते हैं वैसे चलते हैं बेचारे। इनको ऋण लेना होता है, ऋण वो कब देंगे, उनकी शर्तों में देंगे, फिर ऋण देंगे तो उनके दबाव में रहेंगे। इसलिए नीतियां जो ना ये इस देश के किसान को केंद्र में रख कर नहीं बनाते, ये तो उनके निर्देशों पर, हालांकि वो निर्देश नहीं कहते बेचारे, वो अच्छे आदमी है, वो कहते हैं सुझाव, उन सुझाव को देते हैं आज्ञात्मक भाषा में। तो उनको सुझाव मत मानो, कहेंगे सुझाव लेकिन है आज्ञा, नहीं आज्ञा मानते हैं। तो और स्वतंत्र भारत जिसको हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, फिर भी हम दूसरे के निर्देशों से काम करें। हमारा सारा जो इकोनॉमिक डिजाइन है वो उनके अनुसार बना है। तो हमारा इकोनॉमिक डिजाइन जो तैयार करते हैं वहीं से गलती शुरू होती है, इसलिए वहीं से किसान फिसलता है। और ये जो जितने भी बाकी लोग हैं वो पनपते हैं, वो उनकी संख्या 1% नहीं होगी। कि रोज शेयर बाजार की चर्चा होगी, शेयर बाजार उछल गया तो जैसे कोई देश ऊपर बढ़ गया, शेयर बाजार नीचे गिर गया जैसे देश गड्ढे में चले। तुम शेयर बाजार में 1% लोग हो यार,
तो शेयर बाजार के आधार पर देश की प्रगति को मापना, उसकी चर्चा करना, ये गलतियां है, ये हमारा मॉडल नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक डिजाइन है ना, इकोनॉमिक डिजाइन की गलती के कारण से आज कृषि, किसान ये सब पीछे हैं, ये प्राथमिकता का विषय नहीं। एक सवाल, आखिरी सवाल, कि किसान कानून जो है वो तो ठीक है, रद्द हो गया, किसानों की आत्महत्या का भी विषय है। किसान महापंचायत का आगे का जो काम है, आगे की जो काम की दिशा है, रणनीति है, वो क्या रहेगी? बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी आपने जी सुनील साहब। हमारी दिशा 2010 से ही स्पष्ट है। हम चाहेंगे खेत को पानी, फसल को दाम, हमारी दिशा है। और इसी दिशा में हम चाहेंगे कि कृषि ये प्राथमिकता पर आवे। हम चाहेंगे किसान को उसके उत्पादों का लाभकारी नहीं तो उचित मूल्य तो मिले, कम से कम वो मूल्य तो मिल जाए जिसको सरकार न्यूनतम कहती है। इतना भी मिल गया तो हम तो उसमें भी संतोष कर लेंगे। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं, इससे किसान ऋण मुक्त हो जाएगा। और ऋण मुक्ति की बात हमने नहीं की, ये तो भाजपा का जो 2009 का लोकसभा का मैनिफेस्टो है उसमें लिखी है। हम यदि राज में आए तो किसानों को ऋण मुक्त बनाएंगे, ऋण मुक्त किसान, सभी प्रकार के ऋणों को माफ करेंगे, इन्होंने कहा। राज्य सरकार घोषणा करती रहती है ऋण माफ करेंगे, हालांकि हम ऋण माफी के पक्ष में नहीं है, हमने ऋण माफी कभी मांग नहीं की। हम तो कहते हैं ऋण मुक्ति। तो ऋण मुक्ति आती है फसल के दाम अच्छे मिलने से। ऋण माफी एहसान है, ये वोट लेने का वो है एजेंडा, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। माफी नहीं मुक्ति। हाँ, माफी नहीं मुक्ति चाहिए। इसलिए हमने एक बात और कही सुनील साहब, सम्मान निधि। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री का अब हम इतना पैसा दे रहे हैं किसानों के लिए, हम ये कह रहे हैं तुम एक किसान को 6,000 रुपए दे रहे हो, तो उसकी आप 10 कुंटल सरसों खरीद लो तो उसे 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। 20 कुंटल खरीदो तो 20,000 ज्यादा मिल जाएंगे। और आप देखो 6,000, तो कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति, कॉमन मैन 10,000 सरसों का लेना चाहेगा, 6,000 ये सम्मान निधि लेना चाहेगा? ये सम्मान है 6,000, तो 20,000 की जेब पे कैंची चलाकर तुमको हम 6,000 दे रहे, उसका ढोल पीट रहे। तो ये जो नीति, हमने कहा हमको सम्मान निधि चाहिए नहीं, मांगे किसने तुमसे सम्मान निधि? भाई आप सम्मान निधि मतलब एक वर्ष में 6,000 दोगे, एक महीने में 500 दोगे। एक परिवार में सामान्य जो भारत सरकार मानती है 5 आदमी है, 5 आदमी, एक व्यक्ति के हिस्से में 100 रुपए, तो एक दिन का आया 3 रुपए 33 पैसे, और चाय भी 10 रुपए से कम नहीं आती सुनील जी साहब। तो ये हमको 3 रुपए 33 पैसे देकर सम्मान दे रहे हैं, या उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें कहा गया एरण की चोरी करे और करे सुई को दान। तो एक एरण जैसा इतना बड़ा भीम सोने का, उसको तो तुम चुराओ और एक सुई दान दे दो, उसके गीत गाओ। ये काम हो रहा है। तो हम चाहेंगे सम्मान निधि नहीं, उपजों को दाम दे। आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है सुनील साहब? ये चल रहा है, और कल सुबह से हम जो बैठेंगे उसी की गूंज सुनाई देगी उस प्रस्ताव में। लेकिन अभी हमने प्रस्ताव पारित नहीं किया, अभी ड्राफ्ट किया, लेकिन जब प्रस्ताव पारित होगा तब जरूर हम आपको आग्रह करेंगे कि उस प्रस्ताव को भी आप आगे बढ़ाएं, कि कल शाम तक वो प्रस्ताव पारित होगा। हमारा एक स्वभाव है, एक व्यक्ति ने सोचा उसको हम अंतिम नहीं मानते, हम समूह में चर्चा करते हैं, समूह का जो निष्कर्ष होता है हम उसको अडॉप्ट करते हैं, इसके बाद निर्णय करते हैं। इसलिए प्रस्ताव हमने बना लिया, लेकिन हम चाहेंगे वो प्रस्ताव सबके बीच में एक बार चर्चा में आए, सबकी जो बनेगी मत उसके आधार पर उस पर आगे बढ़ेंगे। आगे आंदोलन, हम तो अभी भी आंदोलन करते करते हैं जी। अभी विधानसभा धरना था, अभी हमारा प्रधानमंत्री स्पीकर गए तो हम गए, तो हमने केंद्र को छोड़ रहे हैं, राज्य को छोड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम आपस में लड़ते हो, तुम आरोप प्रत्यारोप करते हो, निंदा आधारित राजनीति के आधार पर राज बनाना चाहते हो। देश में सकारात्मक बात कर राज नहीं लेना चाहते थे, तुमने वफार सी बात की, क्या निकला? खोदा पार निकली नहीं चूया भी।
और उसमें राज तो तुमने बदल दिया। कोई जनता का भाग्य बदला है क्या? तो जनता के भाग्य बदलने की बात करो ना। तो आपस में एक दूसरे की छिछलेदारी इसको छोड़ो, सकारात्मक राजनीति करो। निंदा आदर राजनीति का रास्ता ये देश की समृद्धि के लिए नहीं है, ये तो खुद को राज में लाने के लिए। इसमें भी हम चर्चा करते हैं, इसको लेकर भी आंदोलन करते हैं और लगातार हमारे आंदोलन मैं सोचता हूँ चलते रहते हैं। किसानों पर यह चर्चा आगे भी शुरू रहेगी। आज हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा को यही विराम देते हैं। रामपाल जी, आप शंखनाद के निमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। ये शंखनाद आपकी तरफ से जो होगा ये देश के लिए, किसानों के लिए एक लैंडमार्क होगा। सुनील जी गुईकर साहब, धन्यवाद।